किसान के प्याज की खेती। रामकिशन मालापुर गांव में रहा करता था, जो कि बहुत मेहनती था। उसकी माँ के 7 साल तक कोई संतान नहीं हुई और फिर बड़ी दुआओं के बाद रामकिशन का जन्म हुआ। इसीलिए उसकी माँ ने उसका नाम 2 भगवान के नाम पर रामकिशन रखा। लेकिन जन्म के कुछ सालों बाद उसके पिता का किसी बीमारी के चलते देहांत हो गया और उसके कुछ सालों के पश्चात रामकिशन की माँ भी उसी बीमारी के चलते गुजर गई। उसके माता पिता उसके लिए कुछ छोड़कर गए थे, तो एक जर्जर सी झोपड़ी, कुछ जमीन और बहुत ज्यादा कर्जा। एक दिन रामकिशन की पत्नी माला उससे कहती है, सुनिए ना जी, मुझे नहीं लगता कि इस बार हमारी फसल अच्छी होगी। जो चावल की खेती करते हैं, आधी तो जानवर बर्बाद कर देते हैं और आधी के दाम भी अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि हर कोई खेत में चावल ही उगा रहा है। दाम कैसे मिलेंगे? मैं जानता हूँ माला, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे सब कुशल करूँ। मेरी मानो तो तुम कुछ दिन अपने मायके चली जाओ। क्यों मायके चली जाऊँ? इसी दिन के लिए ब्याह कर लाए थे क्या? जब देखो मायके चली जाओ बोलते रहते हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सुन लो आप। माला ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद उनकी ये बहस उनकी पड़ोसन बिजली सुन रही थी, जो कि जाकर अपने पति को बताती है, जो कि दिन के समय दातुन चबा रहा होता है। अरे सुनिए ना जी, आज फिर रामकिशन भाई साहब और माला की कहाँ सुनी हो गई। हमको तो लागत है माला दीदी का कोनो बाहर वाले से चक्कर चालत है, तभी तो माला इतना चिचियाए रहती है। आया। अरे का सारा दिन कोनो जानवर की तरह जुगाली करत रहते हो, जब देखो चप्पर चप्पर लगे रहते हो। अरे वहाँ माला दीदी का घर टूटने को आया है और यहाँ इनको दातुन से ही फुर्सत नहीं है। अब बिजली पूरे गांव में ये अफवाह उड़ा देती है कि माला और रामकिशन तलाक ले रहे हैं। तभी रामकिशन के घर शांता आकर कहती है, अरे रामू मेरे बच्चे, क्या बात हो गई मेरे लाल? कुछ भी नहीं हुआ काकी, क्या हुआ आपको? अरे तेरी दादी की सहेली थी मैं, तो तेरी भी दादी हुई ना। रो भी रहा है मुन्ना और बोल रहा है कि कुछ नहीं हुआ। अरे नहीं काकी, वो तो मैं प्याज काट रहा था। माला ने मुंह बनाया हुआ है, तो आज उसने खाना नहीं बनाया और बोला कि प्याज रोटी खाकर सो जाओ, इसलिए प्याज काटने से आंखों में आंसू है। हे भगवान, वो बिजली ने पूरे गांव में शोर मचा दिया है कि तुम दोनों की बहसबाजी हो गई और तुमने माला पर हाथ भी उठाया है। तो मैं तो यहाँ तुम दोनों को समझाने के लिए आई थी। अब शांता को जब असली बात का पता चलता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। मुझे जल्द से जल्द अपनी खेती का कुछ करना होगा, वरना गांव में माला और मेरे तलाक की अफवाह उड़ने लगेगी। रामकिशन शाम के समय अपने दोस्त गंगू राजू के साथ बैठा हुआ था और राजू रामकिशन को परेशान देखकर कहता है, क्या बात है रामू, बड़ा परेशान है, सब ठीक है ना? क्या बताऊं यार, चावल उगाए लेकिन मुनाफा नहीं कर रहे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूं। राजू कुछ देर सोचता है और जवाब देता है, बॉस इतनी सी बात, तो कुछ ऐसी चीज की खेती कर जो सदाबहार भी रहे और मेहनत भी कम हो, और कोई थोक का विक्रेता ना खरीदे तो तू खुद जाकर उसे लोगों तक बेच दे। राजू की ये बात सुनकर गन्ना चबा रहा गंगू कहता है, आप भी ना भाई गन्ने की खेती कर लो, सबसे बढ़िया है, और आपसे 2-4 गन्ने तो मैं खरीद लूंगा और बचे हुए आप खा लेना। राजू और रामकिशन गंगू के सर पर उसी के हाथ में पकड़ा हुआ गन्ना मारते हैं और गंगू वहाँ से भाग जाता है। ना जाने कैसे पति पत्नी है ये दोनों, एक सारा दिन दिमाग खाती रहती है चुगलियाँ करके और ये दिमाग खाता रहता है। भाई ये छोड़ो ना, मुझे ये बता कि मैं क्या करूं? जिसके बाद राजू उसे प्याज की खेती करने की सलाह देता है और रामकिशन उस सलाह को मान भी जाता है। अब रामकिशन को जरूरत थी पैसों की, ताकि वो प्याज के बीज खरीद सके।
इसके लिए वो गांव के जमींदार किरोरी मल से उधार मांगने जाता है और किरोरी मल रामू को यानी कि रामकिशन को जवाब देता है। अरे तुम्हारे बाप का पहले से बहुत कर्जा है, हम तुमको पैसे नहीं दे सकते, हमको माफ करो। और हाँ, हर महीने अपने पिता का ब्याज भरते रहना, वरना खेती के लिए जमीन नहीं होगी तो खेती करोगे क्या? रामकिशन जमींदार की ये बात सुनकर बहुत निराश हो जाता है और अपने घर आता है, जहाँ राजू भी उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि जमींदार ने उसे पैसे दिए भी या नहीं। रामकिशन का उतरा हुआ मुंह देखकर राजू समझ जाता है और बोलता है, भाई तू फिक्र क्यों करता है? तेरे पास जो थोड़ा पैसा है उससे तू प्याज उगाना शुरू कर और बाजार बेचने से अच्छा सीधा ग्राहक को दे, फिर पैसे जमा करके बड़ी तादाद में खेती कर लेना। राजू की बात मानकर घर की जमा पूंजी से रामकिशन खेती करता है और अगले दिन उसको अपनी फसल को बाजार में बेचना था और वो अपने घर जाता है और पीछे से किरोरी मल उसके खेतों में आकर कहता है, मुझे लगा था ये खेती कर ही नहीं पाएगा और इसका ब्याज बढ़ता रहेगा और फिर मैं इसके खेतों को हड़प लूंगा, लेकिन इसने तो हिम्मत ही नहीं हारी और प्याज की खेती कर दी। अब मैं इन खेतों को जलाकर भाग जाऊंगा, किसी को क्या ही पता चलेगा। फिर जब इसके पास ब्याज के पैसे नहीं होंगे तो इसके खेत ही हड़प लूंगा। किरोरी ये कहकर खेत में आग लगाने ही वाला था कि तभी राजू वहाँ आ जाता है और किरोरी को रंगे हाथों पकड़वा देता है, क्योंकि राजू को उसके इरादों की भनक लग चुकी थी। जिसके बाद किरोरी माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रामकिशन की पत्नी माला रामकिशन से कहती है, आज आप पहली बार प्याज के दाम लगवाएंगे, भगवान करे सब कुछ कुशल मंगल हो जाए। हाँ भाग्यवान, सब अच्छा होगा। सुनिए जी, आपके बाहर जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं पेट से हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? भगवान ने मेरी सुन ली, अब हमारा भी परिवार होगा। मैं बता नहीं सकता कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है माला। मैं जाकर अभी सब गांव वालों को बता देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप सबको बताएंगे तो सबको दावत देनी पड़ेगी और अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। जब सब कुशल मंगल होगा हम तब बता देंगे और गांव वालों के लिए एक छोटी सी दावत भी रख देंगे। माला की बात किशन को सही लगती है, लेकिन ये सब खिड़की से झांककर उनकी बातें सुन रही बिजली को पता चलता है और बिजली गांव के लोगों को जा जाकर बताती है, अरे रज्जू, सुना तुमने? माला भाभी को 8वां महीना चल रहा है। अरे विभूति, तुमको पता है माला दीदी है ना, वो अपने घर में बहुत बड़ी दावत रखने वाली है और गांव के सब लोगों को न्योता देगी। उसने ये काम मुझे ही तो दिया है। बिजली एक बात की चाल बनाकर सभी बातों को गांव में फैला देती है और जैसे ही ये बात जलेबी खाते हुए गंगू को पता चलती है तो वो खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, अब तो बड़ी दावत मिलेगी, मजा आएगा। और जब ये बात गांव के राजू के कानों में पड़ती है तो वो कहता है, अरे बाप रे, वहाँ बेचारा रामकिशन अपनी प्याज की खेती के प्याज बेचने गया और ये गांव वाले उसकी बैंड बजाने वाले हैं। मुझे कुछ तो करना होगा। राजू तुरंत बिजली के पास जाता है और उसे कहता है, अरे बिजली, तुमने सुना क्या? माला भाभी ना बड़ा झूठ बोलती है। वो झूठ बोल रही थी कि उनको कमर दर्द है। तुम बस ये बात किसी को बताना नहीं। हाय दैया, सच्ची? आप फिक्र ना करें भाई साहब, ये राज हमारे बीच ही रहेगा। थोड़ी ही देर में बिजली सबको बताती है, अरे तुमने सुना क्या? दीदी ने झूठ बोला था कि वो पेट से है। अरे बिरजू, तुमने सुना क्या? दीदी ने झूठ बोला था कि वो बड़ी दावत देने वाली है। आई बड़ी गरीब कहेंगी। जहाँ एक तरफ रामकिशन प्याज बेच कर आता है, वहीं राजू पीछे से उसकी डगमगाती नैया को पार लगा देता है। भाई, इतने पैसे आए कि अगली खेती तक गुजारा तो हो ही जाएगा और कुछ प्याज मैंने बचा भी लिए। नहीं राजू, अब कुछ अलग करना है।
खेती तो चलती रहेगी, लेकिन कुछ ऐसा करना है कि किरोरी मल का कर्जा भी उतर जाए। पर क्या? तभी वहाँ शांता आती है, जिसने उन दोनों की बातें सुन ली थी, और वो कहती है, प्याज की कचौरी का व्यापार कर लो। रामकिशन और राजू ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और शांता जवाब देती है, हाँ, इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? तुम दोनों तो जानते हो ना कि माला कितनी बढ़िया प्याज की कचौड़ी बनाती है, तो तुम दोनों प्याज की कचौरी बेचना शुरू क्यों नहीं कर देते? अरे देखना, ये काम चलेगा नहीं, भागेगा। शांता की बात राजू को भी अच्छी लगती है, लेकिन रामकिशन को अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं था, और माला पेट से भी थी, तो क्या ऐसे में उससे इतना काम करवाना सही होगा? बस यही सोच के रामकिशन थोड़ा परेशान था, लेकिन फिर भी वो हामी भर देता है कि वो खुद प्याज उगाएगा और प्याज की खेती कर प्याज बेचेगा, और जो प्याज बच जाएंगे उनकी कचौरी बनाकर एक दुकान खोलकर उस पर बेचेगा। रामकिशन के पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन साथ देने वाले सच्चे और अच्छे दोस्त थे, और अनाथ होते हुए भी शांता जैसी काकी थी, जो कि उसे अपना काम शुरू करने का हौसला देती है। सच ही कहते हैं दोस्तों, अगर आसपास अच्छे लोग हो तो बुरी परिस्थितियों में भी उम्मीद की किरण उजागर हो ही जाती है। मायावी गधा। एक छोटे से गांव में धीरज अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। कुछ महीनों से धीरज की हालत बहुत तंग थी। धीरज अपने बैल वीरा के साथ खेत जोत रहा था। धीरज का बैल उसके परिवार के सदस्य के जैसा ही था। वीरा, आज धूप कुछ ज्यादा नहीं है का? इतनी धूप में हमारा तो सर चकरा गया। रुको, हम पानी पी के आते हैं। पेड़ के नीचे खड़े होकर धीरज पानी पी रहा है। सुबह से खेत जोतने में लगा हूँ। वीरा के साथ अभी तक आधा भी नहीं जोत पाया। गांव में सबके खेत हरे भरे हैं, एक हमारे ही खेत बंजर है। धूप में घंटों जुताई करने से धीरज के बैल वीरा खेत में ही गिर जाते हैं। वीरा, क्या हुआ? वीरा? धीरज वीरा को अपनी पानी पिलाता है और उसे घर लेकर आता है। धीरज की पत्नी पुष्पा पूछती है, क्या हुआ जी, पूरा खेत जोत दिए? कहाँ, आधा भी नहीं जोत पाए। इतनी धूप थी कि वीरा खेत में ही बेहोश हो गया था। मजबूरन घर लाना पड़ा। सुनिए, वो कृष्णा आया हुआ था पैसे मांगने के लिए। इतनी जल्दी काहे आ गया? 10 तारीख बोले थे उससे। तभी कृष्णा घर के अंदर आ गया। धीरज बाबू, आज 10 तारीख ही है। अरे कृष्णा भैया, आप अब तक यहीं थे? आइए बैठिए। छोड़िए ये सब, पैसे कब दीजिएगा ये बताइए। आपके चक्कर में 40 रुपये का तेल जला कर आए। अभी थोड़ी कड़की चल रही है, 4-5 दिन और रुक जाते तो। जब पैसे दे नहीं पाते हो तो लेते काहे हो? बहुत इंसान देखे हैं, पर तुम्हारे जैसा पहली बार देखे हैं। कृष्णा धीरज को उसी के बच्चों और पत्नी के सामने खरी खोटी सुनाने लगा। चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। कृष्णा भैया, थोड़ा हिसाब से बच्चे डर रहे हैं। तो पैदा काहे किए जब पाल नहीं सकते हो? देख लो बच्चों, तुम्हारा बाप कैसा है। बड़े होके इस बहुरूपिये की तरह मत बन जाना। जा रहे हैं, 4 दिन बाद फिर आएंगे और पूरे गांव के सामने इज्जत उतारेंगे तुम्हारी। बच्चों के मुंह को देखकर धीरज को बहुत अफसोस होता है। धीरज अपनी ही नजरों में गिर चुका था। रात में जब सब सो जाते हैं। क्या फायदा है इसी जिंदगी का? राह चलता आदमी भी सुना के चला जाता है। हमारे बच्चे खुल के जी नहीं पा रहे, पत्नी को खुश नहीं रख पा रहे। हमें तो मर जाना चाहिए। धीरज पंखे में रस्सी बांधता है और लटकने की तैयारी करता है। तभी धीरज की 10 साल की छोटी सी बेटी रूपा उठकर आ जाती है। पापा, ऐसा मत कीजिए, आपके बिना जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। रूपा ने इतनी मासूमियत से कहा कि धीरज को समझ आ जाता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। धीरज रोते हुए रूपा को गले से लगा लेता है। अब पापा कभी ऐसा नहीं करेगा बेटा। अगली सुबह वीरा को छोड़कर
धीरज खेत जोतने के लिए अकेले ही चला जाता है। थोड़ी मिट्टी कोड़ने के बाद उसे जमीन के नीचे से एक मिट्टी का घड़ा मिलता है। छी, कितना गंदा घड़ा है, ये हमारे खेत में कैसे आया? मुझे मत फेंको। ये कौन बोला? मैं बोला। अरे बाप रे, पहली बार घड़े को बोलते देखा है। मैं कोई साधारण घड़ा नहीं हूँ, मायावी घड़ा हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है मुझसे मांगो, मैं पूरा करूँगा। कहा? सच में? अभी मांगते हैं, पर तुम्हारे मांगने के बाद मैं भी तुमसे कुछ मांगूंगा। हम गरीब का दे सकते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। जो तुम्हारे पास होगा वही मांगूंगा। ठीक है, हमारी इच्छा ये है कि हमारा पूरा खेत फसल से भर जाए। घड़े से चमकती हुई रोशनी आती है और धीरज का पूरा खेत फसल से भर जाता है। ओ तेरी, तू तो सच में मायावी घड़ा है। अब मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे एक मुर्गी खानी है। मुर्गी तो हमारे घर में है, वही देते हैं, चलो। धीरज घर पहुंचता है और घड़े में मुर्गी डाल देता है और पुष्पा को पूरी बात बताता है। सच में? ऐसा है तो हमें 9 लखा सोने का हार चाहिए। तेज रोशनी के साथ 9 लखा सोने का हार सामने आ जाता है। अरे बाप रे, ये तो सच में मायावी घड़ा है। हमने कहा था ना, अब मुझे 2 मुर्गियाँ चाहिए। देते हैं। धीरज ने 2 मुर्गियाँ घड़े में डाल दी और दोनों सोचने लगे कि अब क्या मांगे। एक बड़ा घर मांग ले। बड़ा घर नहीं, कोठी मांगते हैं। धीरज मायावी घड़े से एक कोठी मांगता है। थोड़ी देर में ही उनका घर बड़े से कोठी में बदल जाता है। उस कोठी में 10-12 कमरे होते हैं। मुझे एक बकरा चाहिए। धीरज बिना कुछ सोचे समझे उसे बकरा दे देता है। अब उनका घर खुशियों से भर जाता है। तभी धीरज का बड़ा बेटा सोनू कहता है, पापा अब बहुत सारे पैसे मांगते हैं। धीरज फिर उस मायावी घड़े से बहुत सारे पैसे मांगता है। तभी उनके सामने पैसों का पहाड़ बन जाता है। वाह, अब तो सबके पैसे चुका दूंगा ब्याज के साथ। मुझे 2 बकरे चाहिए। धीरज 2 बकरे लेता है और मायावी घड़े को दे देता है। तभी उसके घर के बाहर एक साधु आते हैं। कोई है इस घर में? हमें कुछ खिला दो। पुष्पा दरवाजा खोलकर बाहर आती है। जी कहिए, क्या सेवा करे? दरवाजा खुलते ही साधु जी को कुछ महसूस होता है। तेरे घर का एक बूंद पानी तक नहीं पीऊंगा। उसे जहाँ से लाई है वही रख दे, वरना तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पुष्पा और धीरज ने उस साधु की बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि अभी तो उन पर पैसों की धुन सवार थी। अगले दिन धीरज मायावी घड़े से जमीन मांगता है। मेरा खेत 100 बीघा का हो जाए। उसका खेत 100 बीघे में बदल जाता है। वाह, अब मजदूर रखने पड़ेंगे खेत में काम के लिए। तभी घड़े से आवाज आती है, मुझे तुम्हारा बैल वीरा चाहिए। धीरज ये सुनकर अचंभित हो जाता है। हम वीरा को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ, हम वीरा नहीं देंगे। मुझे वीरा चाहिए। अरे तो दे दो ना, हम बहुत सारे बैल खरीद लेंगे, वीरा से भी अच्छे। तुम पागल होगा, हम वीरा को नहीं देंगे। ए घड़े, हम तुझे 4 बैल देंगे, पर वीरा मत मांग। मुझे वीरा ही चाहिए। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की, अब तुम मेरी इच्छा पूरी करो। आखिरकार धीरज को वीरा देना ही पड़ा। वीरा को देते वक्त धीरज बहुत रोया। अब इस घड़े से हम कुछ नहीं मांगेंगे, ये घड़ा हमारा दोस्त को कहा गया। धीरज ने उस मायावी घड़े के ऊपर कपड़ा डालकर घर के कोने में रख दिया। कई दिनों से कोई कुछ नहीं मांग रहा था उस घड़े से। एक शाम पुष्पा गुस्से में घर आती है। क्या हुआ, इतने गुस्से में कहाँ हो? मुखिया की पत्नी 4 लोगों के सामने डींगे मार रही थी कि हमारे भाई ने दुबई से हार भेजा है, जैसे कि उसके अलावा किसी और के पास दुबई का हार हो ही नहीं सकता। तुम कहाँ जा रही हो? उस मायावी घड़े से मांगने। पागल मत बनो, पता है ना वो घड़ा हमारा वीरा खा गया। तो तुम हमें दुबई का हार लेके दोगे? हाँ? नहीं ना, बस हम उस घड़े को 2 बैल देंगे और वो हमें दुबई का हार देगा। पुष्पा ने उस घड़े से दुबई का हार मांगा। घड़े ने दुबई का हार दे दिया, जैसा कि पुष्पा को चाहिए था। रुको, हम तुम्हारे लिए 2 बैल लेकर आते हैं। मुझे बैल नहीं चाहिए,
तुम्हारी छोटी बेटी रूपा चाहिए। ये सुनकर दोनों पति पत्नी के होश उड़ जाते हैं। देखा, अब क्या करोगी? दोनों पति पत्नी गिड़गिड़ाते, पर वो घड़ा बार बार रूपा का ही नाम ले रहा था। तुम दोनों के पास कल तक का समय है। कल तक मुझे तुम्हारी बेटी रूपा चाहिए। दोनों को कुछ समझ नहीं आता। तभी वही साधु फिर से उनके घर आते हैं। कहा था ना, उसे जहाँ से लाया था वहीं छोड़ आओ। दोनों साधु जी के पैर पकड़ लेते हैं और अपनी बच्ची को बचाने की भीख मांगने लगते हैं। एक उपाय है कि बीचों बीच पीपल का पेड़ है, वहीं इस मायावी घर को गाड़ दो और उसी के ऊपर देवी का मंदिर बनाओ, वो भी रातों रात, वरना कल ये तुम्हारी बेटी को ले जाएगा। जैसा साधु जी ने कहा था, धीरज ने वैसा ही किया। पहले मायावी घड़े को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया, फिर उसी रात देवी का मंदिर बनवा दिया और अगले दिन से ही गांव वाले देवी के मंदिर में पूजा करने लगे। हे देवी माँ, अब तुम ही हमारे परिवार को इस मायावी घड़े से बचा सकती हो। हमारे परिवार की हमेशा रक्षा करना देवी माँ। अच्छा हुआ कि समय रहते ही साधु वहाँ आ गए, वरना धीरज और पुष्पा के लालच की वजह से वो लोग आज अभी अपनी बेटी खो चुके होते। मायावी घड़ा शैतानी है और अब देवी माँ ही उसे रोक सकती है।